संघीय लोकसभा की इस विशेष सीरीज में हम लोगों ने देखा संसद से संबंधित जो भी चीजें थी उसको देख लिया था। उसी कड़ी में हम लोगों ने यह भी देखा था कि संसद का जो 2 सदन बना किस अधिनियम के तहत बना। संसद के 2 सदन बने, एक हो गया राज्यसभा, इसका हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा लोकसभा, इसके सभी बेसिक पॉइंटों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया। संसद भी समझ लिया, राज्यसभा भी समझ लिया और लोकसभा भी समझ लिया। आज की क्लास में हम लोग जिस चीज पर चर्चा करेंगे वो है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 क्या है? संसदीय परंपराओं में हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब लोकसभा की कार्रवाई चलती है या राज्यसभा की कार्रवाई को चलाना होता है सुचारू ढंग से, तो इसके लिए एक अध्यक्ष और एक इसके लिए सभापति का निर्माण किया गया। तो आज की क्लास में हम लोग इसी से संबंधित चीजों को देखेंगे कि जो ये लोकसभा है इसके अध्यक्ष का क्या कार्य है, या लोकसभा की कार्रवाई को किस तरीके से सुचारू ढंग से चलाया जाता है, उसके लिए क्या प्राविधान किया गया है, या राज्यसभा के संसदीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए या संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है, उन सब चीजों पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास अनुच्छेद 93 अर्थात लोकसभा में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 93 में। इसमें क्या है? अनुच्छेद 93 में क्या कहता है? लोकसभा अपने सदस्यों में से, राज्यसभा वाला नहीं मामला, लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार रखती है। चुनने का अधिकार है किसे? जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं वो अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं। जब लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्त करते हैं, अर्थात प्रोटोस्टिकर। राष्ट्रपति क्या करते हैं? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्त करते हैं। इसका क्या कार्य होता है? अस्थायी अध्यक्ष क्या करता है कि जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होके आए हैं, लोकसभा के सदस्य जो निर्वाचित होके आए हैं इन्हें शपथ दिलाता है। हमारे यहाँ संसद में हम लोगों ने पढ़ा, उससे पहले ही पढ़ा, हमारे यहाँ सबको शपथ लेना पड़ता है और जो शपथ लेता है तो इसे कोई ना कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है। तो अब राष्ट्रपति संसदीय परंपराओं का प्रमुख, संसद का सर्वे सर्वा, जो कार्यपालिका है उसका सर्वे सर्वा राष्ट्रपति। तो वो जो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं तो उन्हें शपथ दिलाने का जिम्मेदारी उसकी है, राष्ट्रपति की। लेकिन राष्ट्रपति एक इतना बड़ा पद है कि सभी लोगों को शपथ नहीं दिला सकता। भाई एक बड़ा पद है तो वो क्या करता है? एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्त करता है और उससे कहता है कि जितने लोग हैं आप शपथ दिलाइए। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का जब गठन होता है तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्त कर दिया। अस्थायी अध्यक्ष ने क्या किया कि जितने भी निर्वाचित सदस्य सबको शपथ दिला दिया। अब शपथ दिलाने के बाद जब सभी लोग शपथ ले लिए तो शपथ दिलाने के बाद सदस्यों ने क्या किया कि अपने ही बीच से एक को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जितने भी सदस्य हैं वो अपने ही बीच से एक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। अब इसको यूं भी समझ सकते हैं, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो आपके क्लास में एक मॉनिटर होता था। मॉनिटर क्या होता था? वो आपके बीच से ही होता था, आपके ही बीच से होता था, लेकिन उसे क्लास का मॉनिटर या क्लास का प्रमुख घोषित कर दिया जाता था। कोई भी कार्रवाई होती थी तो सारी जिम्मेदारी उसी की होती थी। वो सर जी के या मैम जी के आगे पीछे घूमता था। सर जी आते थे तो कहते थे कि ये काम करना है, तो सबसे पहले किससे बात करते थे? तो उसी से बात करते थे। क्लास में कोई भी अव्यवस्था पैदा होती थी तो वो क्या करता था? उसकी सूचना सर जी को देता था या व्यवस्था बनाने की कोशिश करता था। तो सेम कहानी क्या है कि अध्यक्ष कहीं अलग से नहीं है लोकसभा का। जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो इसका अध्यक्ष अलग से है, लेकिन लोकसभा वाले में क्या है कि अध्यक्ष उन्हीं सभी सदस्यों में से एक होगा और वो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष बन गया
तो वो क्या करेगा, अलग से शपथ लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके सभी के साथ में उसे शपथ दिला दिया गया है। बस उसे केवल क्या कर दिया गया कि आप अध्यक्ष हैं, अब लोकसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करिए संसद की, या आप सुचारू ढंग से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करिए। अब लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गया। अध्यक्ष किसी कारणवश अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अगर देना चाहे तो वो अध्यक्ष को देगा। ये तो हो गया कि इनको ये यहां दे देंगे और ये यहां दे देंगे। लेकिन अगर राज्यसभा वाले मामले में देखा जाए तो राज्यसभा का जो व्यवस्था है वो राज्यसभा का उपाध्यक्ष को नहीं त्याग पत्र दे सकते हैं, सभापति। वो क्या करेंगे भाई, उप सभापति, सभापति। लेकिन ये राज्यसभा का जो सर्वे सर्वा अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन यहाँ लोकसभा वाले में क्या है कि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकता है। लेकिन कभी कभी यहां से एक विशेष परिस्थिति बन जाती है कि मान लीजिए अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो कार्यवाही को जो चलाना है लोकसभा की संसदीय परंपरा को जो चलाना है, व्यवस्था बनाना, तो कौन बनाएगा? तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों में से, इस लोकसभा के सदस्यों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। भाई चलिए आप जो है कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाइए। इस प्रकार से हमारी संसदीय परंपरा में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू ढंग से संचालन होता है। लेकिन मान लीजिए अब लोकसभा का अध्यक्ष जो निर्वाचित हो गया, भाई इसे पीठासीन कहते हैं। जो अध्यक्ष है पीठासीन कहते हैं। पीठासीन का मतलब ये सर्वे सर्वा है, ये सर्वे सर्वा है। लोकसभा की कार्रवाई, जितनी भी कार्रवाइयां होंगी सब इसी के अंतर में होंगी। जैसे आप देखते नहीं लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, वो कहता है माननीय सदस्य आप खड़े हो जाइए, आप अपनी बात रखिए। उसी समय किसी ने क्या किया कि अव्यवस्था फैला दिया। किसी ने कहा कि नहीं हम पहले बोलेंगे, और अध्यक्ष क्या कहता है नहीं आप इनको पहले बोलने दीजिए। या कोई सदस्यगण बोल रहे हैं और अध्यक्ष ने क्या कहा कि आपको 5 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन वो बोलते बोलते चुप ही नहीं रहे। अगर वो चुप नहीं हो रहे हैं तो अध्यक्ष क्या कहेगा कि माननीय सदस्यगण बैठ जाइए। अगर कार्यवाही में सदस्यगण अव्यवस्था फैला रहे हैं तो आपको देखते नहीं है कि मार्शल होता है अध्यक्ष के पास, मार्शल उससे कहता है कि इसको उठा के बाहर फेंको। व्यवस्था बनाने का जितना भी अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री, कोई भी हो, सर्वे सर्वा कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है। लोकसभा की कार्रवाई जब चल रही हो तो उस दौरान सर्वे सर्वा सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष है लेकिन वो तानाशाह नहीं है। हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को इतना पावर मत दे दीजिए कि वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दे। लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई होगी, जितने भी कार्य होंगे, सब कौन करवाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में ही होगा। व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि किसी को भी इतनी पावर मत दीजिए कि वो तानाशाही पर उतारू हो जाए, मनमानी करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए अध्यक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष में बहस चल रही है, विपक्ष वालों की बातें नहीं सुनी जाए। अगर विपक्ष वाले अपनी बात रखना चाहे तो उन्हें कह दिया जाए आप बैठिए, नहीं बैठते तो उनको मार्शल के से कह दिया जाए कि इनको बाहर फेंकिए, संसद से बाहर उठा के फेंक दो या बाहर निकाल दो। तो ये तो संसदीय परंपरा का उल्लंघन होगा, संसदीय गरिमा का उल्लंघन होगा। तो इसलिए संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि इस अध्यक्ष को भी हटाने का जो है व्यवस्था किया जाए। अगर अध्यक्ष कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं तो इन्हें भी हटाने की व्यवस्था कर दिया जाए। लेकिन साथ में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अगर अध्यक्ष व्यवस्था को बनाने का प्रयास करे तो उसमें यह खौफ ना रहे इसके दिमाग में कि लोग हमको हटा भी सकते हैं।
हटाने की व्यवस्था किया जाए, लेकिन इतना भी आसानी से इसको हटाया ना जाए कि इसको अपनी व्यवस्था को बनाने में इसे भी डर महसूस हो। भाई कुर्सी का मामला है, मलाई का मामला है, अगर अब स्वयं पद पे नहीं रहेगा, सभी सांसदों के समान हो जाएगा, तो फिर इसको जितने भी पावर मिली हुई, जितनी भी शक्ति मिली हुई, सब खत्म। तो इसलिए संसदीय परंपरा को बनाने के लिए अध्यक्ष के पास पावर तो दे दी गई, लेकिन इसे भी हटाने की व्यवस्था कर दी गई। साथ में संविधान निर्माणकर्ताओं ने यह लिखा कि इसको इतनी आसानी से भी ना हटाया जाए, कहीं ऐसा न हो कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लचीलापन अपना ले। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि अध्यक्ष को तो हटाया जा सकता है, अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। हटाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है कि हटा दीजिए, गड़बड़ सड़बड़ करे तो हटा दीजिए, तानाशाही ना करने पाए। लेकिन अगर इतनी आसानी से हटा देंगे तो जब भी कोई खड़ा हो गया, अध्यक्ष ने कहा कि आप बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए, तो कहेंगे नहीं हम आपको हटाते हैं। दो चार लोग खड़े हो गए, कहेंगे अध्यक्ष को हटा दीजिए, तो इस तरह से अव्यवस्था फैल जाएगी। और व्यवस्था को जब अध्यक्ष हैंडल करना चाहेगा तो दो चार लोगों ने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। तो हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने कहा कि हटाने की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन इतने लचीले तरीके से, इतनी आसानी से उसको हटाया भी नहीं जा सकता। व्यवस्था क्या बनाई गई? कहा गया कि अगर अध्यक्ष को हटाना है, जो लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया उसको हटाना है, तो हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का लिखित सूचना प्राप्त होनी चाहिए। सदस्य कौन से होंगे? तो अध्यक्ष कहां से निर्वाचित होते हैं? लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं अपने में से। तो अब हटाएगा कौन? तो लोकसभा के सदस्य हटाएंगे। देखिए, रटिएगा मत, समझिएगा केवल। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं अपने में से एक अध्यक्ष को। अब जब इसको हटाना होगा तो लोकसभा के सदस्य तो हटाएंगे। तो यहां क्या कहा गया कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, इनमें से 50 सदस्यों की लिखित सूचना होनी चाहिए। 50 सदस्य जो है लिखित सूचना दें। लिखित सूचना किसे देना है? तो लोकसभा के महासचिव को देना है। किसे देना है? तो महासचिव, लोकसभा का जो महासचिव है उसे सूचना देना है। लेकिन ये नहीं है कि आज ही सूचना दे दीजिए तुरंत अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। इस लिखित सूचना की, अर्थात जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इस प्रस्ताव की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व लोकसभा के महासचिव को प्राप्त होनी चाहिए। जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है अध्यक्ष को हटाने का, ऐसे किसी भी प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व लोकसभा के महासचिव को देना अनिवार्य है। लेकिन ये नहीं कि दो चार लोग खड़े हो गए और दो चार लोगों ने कह दिया कि हम हटा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसे हटाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की लिखित सूचना होनी चाहिए। लिखित सूचना के साथ साथ इस प्रस्ताव को 14 दिन पूर्व लोकसभा के महासचिव के पास भेज देना, सूचना दे देना है। अब ये हो गया, अब अविश्वास प्रस्ताव इसके विरुद्ध तैयार हो गया, भाई हम अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटा सकते हैं। अभी 50 लोग तो खड़े हो गए, ठीक है भाई हटा दीजिए, लेकिन महासचिव को सूचना भी मिल गई। भाई उसको भी, जो लोकसभा का अध्यक्ष है, उसे भी तो अपने बात रखने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया कि 14 दिन पूर्व सूचना प्राप्त हो जाए उसको। 14 दिन पूर्व सूचना प्राप्त हो गई महासचिव को, तो महासचिव ने क्या कहा कि अध्यक्ष को बताया भाई आपके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तो 50 सदस्यों ने लिखित सूचना दे दिया, भाई प्रस्ताव तो अब आएगा ही आएगा। लेकिन इसे पारित करने के लिए, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है। विशेष बहुमत, हमने आपको बहुमत वाले में बताया था कि एक विशेष बहुमत और एक साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 बहुमत, 2/3 सदस्यों का समर्थन अगर प्रस्ताव पे पार मिल गया, 2/3 सदस्यों का अगर समर्थन अविश्वास प्रस्ताव के प्राप्त हो गया, अविश्वास प्रस्ताव में प्राप्त हो गया कि भाई इस अध्यक्ष को हटा दिया जाए, तो अध्यक्ष तो गए हो, अध्यक्ष महोदय को तुरंत पद से हटा दिया जाएगा।
हमने आपको बताया था एक विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है कि 1/2 सदस्यों का प्रस्ताव प्राप्त हो। 1/2 वाला जो होता है वो साधारण होता है, साधारण प्रस्ताव। लेकिन इसी क्या हटाने के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत, अर्थात 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगर सदस्यों का समर्थन प्राप्त है तो अध्यक्ष हट गया, अगर सदस्यों का समर्थन नहीं प्राप्त है तो अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर बना रहेगा। यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये इसे हटाने का प्रस्ताव आ जाता है, अर्थात अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो अध्यक्ष अपने कुर्सी पर जो है कार्रवाई का संचालन नहीं करेगा, अर्थात वो कुर्सी से जो है तटस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए वो कुर्सी पर बैठा हुआ है और प्रस्ताव आ गया, कोई बोलना चाह रहा है तो उसे कहेगा आप बैठ जाइए, हम आपको बोलने नहीं देंगे। या कोई उसके विरुद्ध कुछ कहना चाह रहा है, कोई प्रस्तावित बात को बताना चाह रहा है, तो अध्यक्ष कहेगा आपको हम समय नहीं देंगे। इसलिए यहां पर व्यवस्था बनाई गई कि जो भी अध्यक्ष है अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आते हैं तो वो अपनी कुर्सी पर नहीं रहेगा। इस प्रकार से हमारी संसदीय परंपरा को चलाने का प्रावधान किया गया। अविश्वास प्रस्ताव में अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया वो तो कुर्सी चली गई, फिर वो जाके सभी सांसदों के बीच में बैठेगा, क्योंकि भाई वो सांसद तो है ही। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो आप जाहिर सी बात समझते हैं कि जो सांसद है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो लोकसभा का अध्यक्ष भी 5 वर्ष का। अगर हट गया तो सांसदों के बीच में बैठेगा, भाई मुंह बना के बैठना ही पड़ेगा, अभी तो सर्वे सर्वा था, अब हम मुंह गिरा के बैठा हुआ है कि देखिए हमारी कुर्सी, ये ऊंचा आसन हमारा था, हमको लोगों ने हटा के यहां बैठा दिया नीचे। अब लोग इधर मुंह करके बैठ रहे तो अध्यक्ष इधर मुंह करके बैठता है, अब इसको भी इधर मुंह करके बैठना पड़ेगा। उसको जितनी भी पावर थे सब याद आएंगे कि देखिए हमने ऐसा किया और लोगों ने हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया और हमारी मलाई लोगों ने छीन लिया। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो भाई अध्यक्ष मलाई खाएगा ही खाएगा। तो ये संसदीय परंपराओं के तहत संविधान निर्माणकर्ताओं ने इतनी अच्छी व्यवस्था किया। हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। हम देखते हैं शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को। भाई लोकसभा अध्यक्ष सबसे सर्वे सर्वा है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के दौरान जो संसदीय परंपराओं की व्यवस्था बनाई गई है, संसदीय कार्रवाई के दौरान ये सर्वे सर्वा है। तो इसे शक्तियां क्या क्या मिली है? तो सबसे पहला क्या है कि लोकसभा के अंदर जितनी भी शक्तियां एवं कार्यों का नियंत्रण है, क्या है कि शक्तियों एवं कार्यों का नियंत्रण है, सब इसी के अंडर में होगा। ये व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कार्य करना चाहेगा ये कर सकता है। जैसे किसी को बोलने की अनुमति दे सकता है, किसी को बैठने का आदेश दे सकता है, या किसी का समय समाप्त होने के बाद उससे कह सकता है कि आप बैठ जाइए, या कह सकता है कि आप माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बात बोलेंगे, इसका जवाब देंगे। या अगर कोई अव्यवस्था फैला रहा है तो मार्शलों के द्वारा उस संसदीय कार्रवाई से बाहर भी भिजवा सकता है। या अगर कोई ज्यादा व्यवस्था फैला रहा है तो संसदीय परंपरा में यह भी व्यवस्था है कि उस अध्यक्ष को यह पावर है कि सदस्य को उस सत्र से भी निलंबित कर सकता है कि आप इतने दिन के लिए निलंबित है या पूरे सत्र के लिए निलंबित है। तो जितने भी संसद के अंदर शक्तियां एवं कार्य हैं, सबका नियंत्रण किसके अंडर में होगा? लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर में होगा। दूसरा क्या है? लोकसभा का जो महासचिव है, लोकसभा का महासचिव, इस पर नियंत्रण किसका होगा? तो महासचिव। महासचिव कौन होता है? ये बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS PCS, ये लोग होते हैं महासचिव होते हैं। तो इस लोकसभा के महासचिव का नियंत्रण किसके अंडर में होगा? अध्यक्ष के अंदर में होगा। लोकसभा का कार्यालय जो है अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। अगला क्या है? हमने आपको बताया था कि संसदीय समितियां बनती हैं। जब हमने आपको समितियां पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कई समितियां बनती है। विभिन्न समितियों का अध्यक्ष कैसे नियुक्त होता है? तो अध्यक्ष की नियुक्त कौन करेगा? समितियों के अध्यक्ष की नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला कौन सा है? संसदीय कार्रवाई चलाने के लिए गणपूर्त की जरूरत होती है। गणपूर्त अर्थात कोरम, गणपूर्त की आवश्यकता होती है, कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम क्या होता है भाई? कोरम की कितनी आवश्यकता है? कुल सदस्यों का कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी तो संसद की कार्रवाई चलेगी, लोकसभा की कार्रवाई तभी चलेगी। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, आप
इतने बड़े संस्थान में बैठे हुए हैं, इतने लोग हैं, और किसी कारणवश मान लीजिए जैसे बरसात का मौसम या सर्दी का मौसम है, सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाए, और कुल सदस्यों का मान लीजिए 10% लोग उपस्थित हो गए, 10% से भी कम उपस्थित हुए, जैसे मान लीजिए 9%, 8% उपस्थित हुए, तो देखने में क्या है कि जहां यहाँ लगभग 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें से अगर आपको 50 बच्चे आ जाए तो यहाँ पर क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी? चलिए ठीक है, आज क्लास नहीं चलेगा, हम लोग कल मिलते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों की संख्या कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग अनुपस्थित हैं, अगर क्लास चला दी गई तो जो अनुपस्थित बच्चे हैं वो छूट जाएंगे। तो इसलिए व्यवस्था क्या बनाई गई कि जो कम बच्चे आए, ठीक है आप लोग बैठिए, हम किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, लेकिन क्लास को अगर विशेष क्लास है उसको अगर चला दिया जाएगा तो लोग अनुपस्थित हो जाएंगे। और अनुपस्थिति का कारण भी कुछ ऐसा है कि ज्यादा लोग अनुपस्थित हो गए, तो इसलिए इस कोरम को पूरा करने के लिए जब तक सभी छात्र उपस्थित न होंगे क्लास नहीं चलेगी। तो इसकी घोषणा कौन करेगा? जो वहां पर अध्यापक खड़ा है, जैसे मैं यहाँ हूं तो मैं ही तो कहूंगा कि आज क्लास, ये विशेष क्लास है और सभी लोगों की अनुपस्थिति के कारण ये क्लास नहीं चल सकती, हम लोग इस विषय पर कल चर्चा करते हैं। तो वही हाल यहाँ भी है कि गणपूर्ति कोरम, अर्थात कोरम क्या है कि जो संसद की कार्रवाई संचालन के लिए कम से कम सभी सदस्यों का 10% सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी तो संसद की कार्रवाई का कोरम पूरा होगा। 10% सदस्य नहीं उपस्थित होंगे तो बहस कहां पे होगी, अपनी बात कहां पे रखी जाएगी? तो ये 10% सदस्यों से कम अगर उपस्थित हैं तो अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। क्या कहेगा कि भैया सदन की कार्रवाई स्थगित। तो इस गणपूर्ति की कमी पर, अर्थात कोरम नहीं पूरा होने पर सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा अध्यक्ष को है। अगला आप लोगों को याद होगा कि हमने जब अधिवेशन पढ़ा था तो एक हमने पढ़ा था संयुक्त अधिवेशन, उसी में हमने आपको बताया था संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला हमने बताया था आपको कि पक्ष और विपक्ष के मतदान के दौरान, जैसे पक्ष और विपक्ष में मतदान हो जाए और मतदान की स्थिति में दोनों बराबर पे हो जाए, जैसे 2 इधर भी मत पड़ गया, 2 इधर भी पड़ गया, अब निर्णय कुछ हो ही नहीं पाया, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो निर्णायक मत देने का अधिकार अध्यक्ष को है। तो अध्यक्ष यहां क्या करेगा? निर्णायक मत दे देगा। या कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित है, 60 दिन तक अनुपस्थित है बिना किसी सूचना के, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय ले सकता है, समाप्त कर सकता है। या यहां से एक चीज पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि जो सांसद गण है, जो माननीय है, जब उन्हें विदेश भ्रमण पे जाना होता है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। जो सांसद है, भ्रमण पे जाना है, विदेश भ्रमण पे कहीं भी जाना है सरकारी उद्देश्य से, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन कौन सदस्य जाएंगे? इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथ में दल बदल वाला आप देखते ही हैं, अगर दल बदल के तहत कोई भी सांसद अपना दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है लालच में या किसी कारण बस, अगर वो कोरम को पूरा नहीं करता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार किसे दिया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। इस प्रकार से और भी कई अधिकार हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, हम लोगों ने प्रमुख देख लिया है, कुछ और हैं तो आप स्वतः देख लीजिएगा। तो देखते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं, जहां से पेपर में प्रश्न निकलता है, हम उसको देखते हैं। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर, गणेश वासुदेव मावलांकर इनका पूरा नाम था, जीवी मावलांकर। यहां से एक चीज और हम देख लेते हैं
कि सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आया था? अर्थात सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आया था? तो जीवी मौलानकर के खिलाफ आया था। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था? अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहला जो प्रस्ताव आया था लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, किसके खिलाफ? जीवी मौलानकर। लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? हमने पिछली क्लास में बताया था। बिल्कुल, तो लोकसभा का जनक जीवी मौलानकर को। अब देखिए इन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया है, जिसे जनक कहा जा रहा है। अब थोड़े थोड़े संघर्षों पर आप घबरा जाते हैं। जिसे जनक कहा जा रहा है उसकी परिस्थितियों ने करवट लिया और उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। हम बार बार ये कहते हैं कि ये काल चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। इधर जनक कहा जा रहा है जीवी मौलानकर को, गणेश वासुदेव मौलानकर को जनक कहा जा रहा है, और इधर सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया? जीवी मौलानकर के खिलाफ आया। अगला, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। प्रथम लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर। अब यहां से एक चीज और हम देखते हैं कि लोकसभा, जैसे लोकसभा में प्रथम सदन का नेता मतलब प्रधानमंत्री जी, तो सब जानते हैं। लेकिन लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कौन? विपक्ष का नेता। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, विपक्ष के नेता का पद जो है 1969 ईस्वी में पहला बना था। अब आप यहां से पूछेंगे 1969 में क्यों बना, जबकि हमारा संविधान या हमारे प्रधानमंत्री का गठन, लोकसभा का गठन, प्रधानमंत्री का पद सृजित प्रधानमंत्री बन गए थे कब? 1952 ईस्वी में। आम चुनाव हो गया था, 50 में लागू हुआ संविधान, उसके बाद सरकार ने कार्यकाल शुरू कर दिया। तो ये 1969 ईस्वी में विपक्ष का नेता क्यों पद सृजित हुआ? उससे पहले कहां था विपक्ष का नेता? तो आप यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि विपक्ष के नेता का पद उसी पार्टी को मिलेगा जो कुल सीटों का 10% सीट प्राप्त किया हो। कितना? 10% सीट प्राप्त हो जिस भी दल को, एक दल को, ये नहीं कि 2-4 दल मिलकर इकट्ठा करें और कहें हमने 10% सीट प्राप्त कर लिया, नहीं, एक दल को 10% सीट प्राप्त हो तो उस पार्टी को विपक्ष की नेता की सीट प्राप्त होगी। और ऐसा स्थिति बना कि 1969 ईस्वी से पहले किसी भी दल को 10% सीट प्राप्त नहीं हुई, इसलिए विपक्ष के नेता की सीट खाली थी। ये जैसे अगर कोई नहीं, ये विपक्ष में पार्टियां बैठेंगी लेकिन वो पार्टियों का नेता होगा। जैसे आप कह रहे हैं तो क्या विपक्ष में पार्टियां नहीं बैठेंगी? तो विपक्ष में तो पार्टियां बैठेंगे ही बैठेंगे। जैसे इस समय है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है और विपक्ष में कांग्रेस बैठी हुई है, तो कांग्रेस तो है ही, पक्ष में भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति उस समय भी थी, लेकिन विपक्ष के नेता की जो कुर्सी है वो किसी दल को नहीं प्राप्त थी। नहीं, वो विपक्ष के नेता के जो तौर पर बैठा है वो पार्टी के नेता के तौर पर बैठा हुआ है, ना कि विपक्ष के नेता के तौर पर कुर्सी बैठा हुआ है। जैसे कांग्रेस पार्टी का नेता या कांग्रेस पार्टी के सांसदों का जो एक नेता होगा वो कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का नेता है, सांसदों का नेता है, वो अपनी बात रख रहा है, वहां विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष के नेता की कुर्सी प्राप्त करने के लिए 10% सीट अनिवार्य है, और ऐसी स्थिति 1969 ईस्वी से पहले थी कि कोई भी पार्टी 10% सीट प्राप्त नहीं कर रही थी, इसलिए विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली थी। सबसे पहला पद जब मिला 1969 ईस्वी में सुभग सिंह को। सुभग सिंह हमारे संसदीय परंपरा के सबसे पहले विपक्ष के नेता बने थे। अब यहां से एक चीज और आपके दिमाग में आया होगा कि जब सरकार चलना शुरू हुई तो भाई कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन गई। जैसे इस समय है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन गई है, कांग्रेस के विपक्ष में है, छोटी छोटी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हैं। तो इस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो उस समय सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? प्रथम लोकसभा में
सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा। अरे ये वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में एम एन राय ने किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस समय सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1925 ईस्वी में एम एन राय ने किया था। हमने पीछे आपको पढ़ाया था इतिहास वाली क्लास में। तो प्रथम लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब एक चीज और यहां से बनता है कि जब प्रथम लोकसभा का गठन हुआ तो आधी आबादी का नेतृत्व कितना था? आधी आबादी अर्थात महिलाओं का नेतृत्व कितना था? इनका वाला नेतृत्व कितना था? ये गुट वालों का। तो उस समय प्रथम लोकसभा में कुल 22 महिला सांसद थी। कुछ 22 महिलाएं सांसद थी, महिला सांसद थी। उस समय प्रथम लोकसभा में कुल 22 महिला सांसद थी। वर्तमान में महिलाओं सांसदों की संख्या कितनी है? अर्थात 18वीं लोकसभा में, 18वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है? जबकि इस 74 है, जबकि इससे ज्यादा 2019 वाले में था। सभा का चुनाव हुआ था 2019 में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय 78 सांसद महिला चुनी गई थी। अब की वाले में महिला सांसदों के चुनने की संख्या घटी है। यहां से एक चीज और प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका पद के दौरान ही मृत्यु हो गई? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, पद के दौरान मृत्यु हो गई। तो ऐसे 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं, 2 लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन कौन से हैं? तो एक पहले वाले, कौन से भाई? पहले हैं जीवी मावलंकर, दूसरे हैं GMC बाल योगी। ये दोनों लोकसभा अध्यक्ष ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद के दौरान हुई, अर्थात कुर्सी पर बैठे हुए थे, उसी दौरान इनका कार्यकाल चल ही रहा था, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अगला चीज है कि सर्वाधिक लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बलराम जाखड़ साहब। बलराम जाखड़ कितनी बार हुए भाई? ये 2 कार्यकाल इनको मिला, 2 कार्यकाल मिला। कब से कब तक मिला? तो इनको 1980 ईस्वी से लेके 1989 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, अर्थात 9 वर्ष 329 दिन ये लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन थे। ये मूल निवासी तो पंजाब के थे, लेकिन इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा, ये प्रतिनिधित्व कहां से कर रहे थे? तो राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राजस्थान के सांसद थे। भाई आप जानते ही हैं कि सांसद चुनने की पहली योग्यता, पहली शर्त क्या है? कि भारत का नागरिक हो। तो पंजाब भी तो भारत में ही है, तो अब भारत के नागरिक चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो ये इलेक्शन लड़े थे राजस्थान से, और राजस्थान से ये विजयी हुए, और विजयी होने के साथ इनके नाम का एक रिकॉर्ड भी जुड़ गया कि 2 कार्यकाल इनको लोकसभा का अध्यक्ष का मिला 1980 से 1989 के दौरान। लगभग 9 वर्ष 329 दिन एक कुर्सी पर आसीन थे, जो कि सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अगला हम देखते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। ये कौन सी थी? तो ये 15वीं लोकसभा में थी। या दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जी दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ये कौन सी वाली लोकसभा में अध्यक्ष का कार्यकाल कर रहे थे? तो ये 16वीं लोकसभा में थी, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन जी थी। इस प्रकार से यहां से पेपर में कई बार प्रश्न निकल के आया कि प्रथम कौन था,
या प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, प्रथम विपक्षी पार्टी कौन थी, जो भी था हम लोगों ने उसको देख लिया। उन्हें लोकसभा को देख लिया। अब हम देखते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 89 इसमें क्या है? तो राज्यसभा वाले में हमको बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित जो सभापति होता है तो वो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 89 में क्या कहता है कि राज्यसभा की कार्रवाई के संचालन के लिए एक सभापति, कौन होगा? सभापति, और एक उपसभापति होगा। तो हमने इसलिए कहा कि आपको इसे विभाग बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उपराष्ट्रपति वाले क्लास में ही आपको अच्छी तरह से समझा दिया था कि ये उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सर्वे सर्वा अब सभापति हो गया तो सर्वे सर्वा ये हो गया। फिर हमने आपको थोड़ा सा इसमें बताया था, राज्यसभा का जब क्लास चला रहा था तो उसमें हमने आपको यही बताया था कि राज्यसभा के सारे संचालनों की जिम्मेदारी किसकी होती है? सभापति की होती है। तो आज की क्लास में इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत या बताने की जरूरत नहीं है। पिछली क्लास को आप देख लीजिएगा। अगर आप किसी कारणवश उस क्लास में अनुपस्थित थे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, एजुकेशन 101। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वहां पर आप वीडियो देखेंगे, वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, साथ में कमेंट भी करें। आपके कमेंट का जवाब भी हम देते हैं। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो आप एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करिए। तो ये उप सभापति या सभापति जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, सभापति होता है। अब उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है तो यहां देखिएगा, ये सभापति उपसभापति को नहीं त्याग पत्र देगा, बल्कि ये उपराष्ट्रपति है। किसे त्याग पत्र देगा? हमने उपराष्ट्रपति वाले क्लास में बताया था कि ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, ना कि उपसभापति को। सर्वे सर्वा कौन है राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति है। और ये राज्यसभा के सांसद की हैसियत से नहीं ये सभापति बना है, बल्कि अनुच्छेद 89 में क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता। अगर राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्य नहीं है, केवल उसका क्या कार्य है, इसीलिए इसको वेतन दिया जाता है, एक अतिरिक्त कार्य के रूप दिया गया है इसको। कौन सा? कि राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करेगा। तो राज्यसभा का यह सर्वे सर्वा होता है सभापति। इसको हटाने की प्रक्रिया हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। भाई अविश्वास प्रस्ताव अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है। हमको बार बार हमने आपको याद दिलाया था कि महाभियोग नहीं आता है। महाभियोग प्रक्रिया किसके खिलाफ आता है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ आता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासों में देख लिया था। यहां से एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर सभापति भी नहीं है और उपसभापति नहीं है तो राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? तो उसी अध्यक्ष की तरह जो अभी हमने लोकसभा का अध्यक्ष पीछे देखा है, लोकसभा के अध्यक्ष में क्या व्यवस्था थी कि अगर अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है तो संचालन कौन करेगा? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करता है कि आप अस्थायी अध्यक्ष हैं, आप कार्रवाई का संचालन कीजिए। तो उसी प्रकार से अगर सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, राज्य कार्यपालिका से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ।